हेलो एवरीवन, मैं आयुष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं स्कूप स्टूडियोज के एक और रोमांचक एपिसोड में। और हमारे भाई स्टूपिड वन की वीडियो धुरंधर मूवी पे देखने के मज़ा ही कुछ और है। क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए और इस चीज़ को डिस्कस किया जाए। सबसे बढ़िया बात यही है कि हमारा भाई स्टूपिड वन धुरंधर मूवी को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके बैठा है। और जैसे कल का दिन है अपना 18 तारीख, मैं तो देख लूँगा, आप लोग पूरी दुनिया 19 तारीख को देखेगी और कुछ लोग हम जैसे स्पॉइल्ड ब्रैट्स जल्दी देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन पहले एनालाइज करने की शुरुआत तो करें, क्या बोलते हो? 3 2 1 चालू। इनग्लोरियस बास्टर्ड में एल्डोस कैरेक्टर के गले पर एक स्कार होता है जिसका रीजन फिल्म के अंदर नहीं बताया गया। बट जब टेरेंटिनो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने इनग्लोरियस बास्टर्ड्स देखी है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो अगर स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो प्लीज़ यार आप पहले इनग्लोरियस बास्टर्ड्स देखो, उसके बाद ही वीडियो देखना, क्योंकि शायद से ये कुछ स्पॉइल करने वाले हैं अपने स्टूपिड वन भाई। लेकिन मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शायद अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा लिस्ट पड़ी है। इनग्लोरियस बास्टर्ड्स तो 1-2 साल बाद ही टाइम आएगा। से पूछा गया तो he said, I'm never gonna explain that. You know, when you do an artistic flourish like that, to describe it, to explain it, is just take the piss out of it and invalidate the whole stroke in the first place. एंड यही सेम टेक्निक आदित्य धर ने धुरंधर में यूज की है। डोंगा के सर के ऊपर एक स्कार होता है जिसका रीजन फिल्म के अंदर नहीं बताया गया। बट जब नवीन कौशिक ने पूछा कि ये स्कार मुझे क्यों है, तो उन्होंने कैरेक्टर ब्रीफिंग के दौरान बताया, कहानी में नहीं दिखता लेकिन फिल्म में मेरे को आदित्य सर ने बताया कि डोंगा का जो स्कार है ये तब हुआ था जब वो रहमान डकैत को एक एक्शन में बचा रहा था, तो तब से उसकी रॉयल्टी यहाँ से। एंड इसी रीजन की वजह से धुरंधर के सारे ही कैरेक्टर 3 डायमेंशनल नजर आते हैं। फ्लैट ये बात तो सही है भाई, कैरेक्टर्स तो हैं धुरंधर में आइकॉनिक कैरेक्टर्स। कैरेक्टर आर्क 1 डायमेंशनल होते हैं जो एक पर्पस, एक आइडिया या एक क्वालिटी के अराउंड लिखे जाते हैं, जिसका स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है बाहुबली। उस फिल्म के अंदर प्रभास के दोनों कैरेक्टर को छोड़कर बाकी सारे ही कैरेक्टर आपको फ्लैट नजर आते हैं, जिन्हें देखने में लगता है कि इनका खुद का कोई पर्पस नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हीरो को सर्व करने के लिए लिखे गए हैं। बट धुरंधर में आपको राउंड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनकी हमजा से पहले भी जिंदगी थी और हमजा के बाद भी जिंदगी होगी, जस्ट लाइक सत्या फिल्म। क्योंकि राउंड के बाहुबली में फ्लैट कैरेक्टर्स थे जिन्हें देखने में लगता है कि इनका खुद का कोई पर्पस नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हीरो को सर्व करने के लिए नहीं यार, बाहुबली को कहाँ लेके लिखे गए हैं। बट धुरंधर में आपको राउंड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनकी हमजा से पहले भी जिंदगी थी और हमजा के बाद भी जिंदगी होगी, जस्ट लाइक सत्या फिल्म। क्योंकि राउंड कैरेक्टर्स के लिए आपको कैरेक्टर की बर्थ से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी लिखनी पड़ती है, जो आदित्य धर ने लिखी भी है और बताई भी है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ किसी भी कैरेक्टर के लिए फ्लैशबैक का यूज नहीं किया गया है, बल्कि डायलॉग के जरिए आपको बताया गया है, जैसे रहमान डकैत एंड बाबू डकैत। अच्छा, प्रेडिक्शंस, अभी पूरी मूवी में फ्लैशबैक का यूज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ धुरंधर 2 में हमें हमजा अली मजारी का फ्लैशबैक जिसमें दिखाया जाएगा कैसे वो हमजा बना जिसकी डेथ से, और शायद से रहमान डकैत का फ्लैशबैक भी होना चाहिए का रिलेशन। लियारी कहती है रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज औलाद है। एसपी असलम वर्सेस रहमान डकैत इन 1997। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था, उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। वो तो मैं मिनटों सेकंडों में निकाल के ले आया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन के नतीजों में कितना गंदा असर पड़ा था, याद है कि नहीं? इन्हीं डायलॉग्स के बीच कहीं ना कहीं ऐसी मिस्ट्री भी छुपी हुई है जो फिल्म के अंदर एक्सप्लेन नहीं की गई है कि क्यों आखिरकार रहमान बलूच को 4 गोलियां लगी थी। 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए। हो सकता है ये 4 गोलियां एसपी असलम ने ही मारी हो, क्योंकि एसपी असलम को बहुत गुस्सा आता है जब वो कहता है कि रहमान डकैत का खून। एसपी साहब तमीज से बहाना। रहमान डकैत का खून एंड ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, अगर आप फिल्म को गौर से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी है। एक पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को इंटरोगेशन के नाम पे उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया बहन। और हर कैरेक्टर धुरंधर के अंदर मेमोरेबल है, उसके पीछे 2 लोगों का हाथ है। पहला एक्टर, सेकंड डायरेक्टर। एक अच्छा एक्टर
कैरेक्टर के अंदर और ज्यादा डेप्थ डालता है। जैसे अक्षय खन्ना का कहना था कि जो बात मैं आंखों से कह सकता हूँ उसके लिए वर्ड्स की क्या जरूरत है। ये होता है एक एक्टर का इनपुट। दूसरी तरफ आता है डायरेक्टर का इनपुट, जो लुल्ली जैसे छोटे कैरेक्टर को एप्पल देता है। और फिल्म राइटिंग में आप जब किसी कैरेक्टर को कोई ऑब्जेक्ट देते हो तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के साथ उस कैरेक्टर को याद रखती है। हाँ यार, जब भी ये बंदा आता है ये सेब खाता ही है भाई। ये तो डिटेल पता नहीं क्यों ही डाली गई, लेकिन हाँ। लुल्ली हर वक्त एप्पल खा रहा होता है तो हमजा उसके डेथ के टाइम उसके मुंह में एप्पल ठूंसता है। अरे ये तो भाई हिडन डिटेल है, डिटेल नंबर 1। इस पे रील बनेगी पक्का। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एप्पल नहीं भी होता तो इस कैरेक्टर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फिर क्या ये कैरेक्टर इतना मेमोरेबल होता? नहीं। एंड यहाँ आता है आदित्य धर का जीनियस माइंड। उन्होंने पहले लुल्ली का कॉन्फ्लिक्ट हमजा के साथ क्रिएट किया और उसके बाद उसका पे ऑफ सेट किया। इससे ऑडियंस सेटिस्फाई होती है, क्योंकि रहमान डकैत का रीजन तो है ही मारने का, बट कहीं ना कहीं हमजा का भी एक तरह से रिवेंज ही है, जिससे कि ये कैरेक्टर याद रहता है। बट उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि इन कैरेक्टर को याद रखने के लिए टेक्स्ट का यूज किया गया। येलो टेक्स्ट फॉर दोज कैरेक्टर जो बहुत ही ज्यादा फिल्म में इंपॉर्टेंट है, और नॉन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के लिए व्हाइट टेक्स्ट का यूज किया गया। अब धुरंधर में 2 कैरेक्टर लेयर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेयर वो होती है जो हमें इजीली समझ आ जाती है, जैसे उजैर का कैरेक्टर आसानी से किसी से भी बेवकूफ बन सकता है। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? इनडायरेक्ट में आता है शॉपकीपर आलम, जो कि एक एनिग्मेटिक कैरेक्टर लगता है, क्योंकि इस कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता है। बस एक टी शॉप के अंदर हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है और बाकी की पूरी कहानी गुलाम अली साहब पे छोड़ दी जाती है। कहाँ है आपका घर? अब मैं इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा, रहमान डकैत, हमजा एंड मेजर इकबाल, क्योंकि इन तीनों में ही आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही लेयर देखने को मिलती है। जैसे रहमान डकैत की डायरेक्ट लेयर है कि वो बहुत ही ब्रूटल आदमी, बट इनडायरेक्ट लेयर है कि वो इजीली मैनिपुलेट हो जाता है क्योंकि ही लव्स मनी। हमजा की डायरेक्ट लेयर है कि वो कॉल फॉर एक्शन बहुत अच्छा लेता है, बट उसकी इनडायरेक्ट लेयर है कि वो बहुत ही बड़ा गेम खेल रहा है मैनिपुलेट करके, जिसकी बात मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर कर चुका। हाँ, ये वीडियो देखेंगे, लेकिन हमजा मैनिपुलेट तो बहुत अच्छे से करता है और भाई एक्टिंग क्लासेस लेके आया है। मतलब जो बढ़िया एक्टिंग करता है सबके सामने, जैसे कि वो विक्टिम हो, बाकी सब ऑप्रेसर हो, ऑप्रेस्ड हो। कहूं क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस है मेजर इकबाल के ऊपर, क्योंकि जब मैंने मेजर इकबाल का एक सीन देखा तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसे देखने के बाद में आई थिंक कि हमें धुरंधर 2 के अंदर एक ग्रेटेस्ट विलन विटनेस करने वाले हैं। जैसे रहमान डकैत अपने एनिमीज का पता चलते ही उन्हें खत्म कर देता है, बट मेजर इकबाल को अगर एनिमी का पता चलता है तो वो उन्हें खत्म नहीं करता है, बल्कि उन्हें एक शो पीस की तरह सजा कर रखता है, एक परफेक्ट मूवमेंट के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब वो रहमान डकैत से मिला था तो रहमान डकैत ने उसे ये कहा, आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, जिस पर उसकी इविल स्माइल। अब मेजर इकबाल बता रहा है कि वो कितना कसाईनुमा है, बट इस बार कमाल कर दिया रहमान ने। आए नहीं, वो किसी काम में मसरूफ थे इसलिए आ नहीं पाए, दुआ भेजिए। वेट, डोंट अप्रिशिएट नाउ। अभी मैंने राइटिंग के एक एस्पेक्ट पर बात की है, जो कि है कैरेक्टर। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि रहमान डकैत इज अ बैड पर्सन। फिल्म के इस सीन को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे समझ में आया कि ये गॉडफादर रेफरेंस है। I want you to use all your powers and all your skills. I don't want his mother to see this. अरे घर के बच्चे को नहीं मारना चाहिए। Look how they messed with my boy. ये गॉडफादर में ये जो वीटो कॉर्लियोनी है माइकल कॉर्लियोनी। हाँ, ये एक्टर ने तो कुछ अलग ही कैरेक्टर परफॉर्मेंस दी थी। इसको अगर कोई इंडिया में इमिटेट करने की कोशिश तो ओवर एक्टिंग लगेगी, लेकिन अब तो ये सेलिब्रेटेड है तो भाई मैंने भी थिएटर में देखी थी, मुझे लग रहा था थोड़ा तो ऑफ लग रहा है, लेकिन हाँ ये तो मीम ही है। लुक हाउ ये बुचर्ड माय बोन।
बट जब मैंने घर आकर फिल्म के बारे में सोचा तब पता चला कि ये बैप्टाइज एंड किलिंग सीक्वेंस भी हमें धुरंधर में देखने को मिलता है। जब एक तरफ रहमान घर में बैठकर अपने बच्चे को खेलते हुए देख रहा होता है और दूसरी तरफ उसकी गैंग प्लानिंग कर रही होती है मारने की। मतलब गॉडफादर से तो उठा लो भाई, पहले तो रीमेक बनाओ, सरकार हो गया, और यहाँ पे मल्टीपल रीमेक्स बना दिए गॉडफादर के, नायकन सरकार, और उसके बाद एनिमल में ये सीन उठा लिया दैट माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, वो सीन डायरेक्ट एनिमल से था, और उसके बाद ये सीन धुरंधर ने भी उठा लिया। गॉडफादर में तो मतलब इंडियन सिनेमा तो उठाता ही रहता है गॉडफादर से। एंड जब मैंने और ज्यादा डेप्थ में सोचा तब मुझे समझ में आया कि रहमान डकैत को लाइकेबल कैरेक्टर बनाया गया है यूजिंग द सेम ट्रिक व्हिच वर्क फॉर माइकल कॉर्लियोनी। पहले उसके साथ में हमें गलत होते हुए दिखाया ताकि जब वो गलत करे तो ऑडियंस उसके लिए चेयर करे। बट ये केस मेजर इकबाल के लिए नहीं है, क्योंकि मेजर इकबाल की एंट्री में आपको एक इंडियन एजेंट को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है, तो ऑलरेडी आप मेजर इकबाल को हेट करते हो। यही डिफरेंस होता है फिल्म में कि फिल्म मेकिंग इतनी खूबसूरत आर्ट है कि आपके इमोशन को वो इजीली मैनिपुलेट कर सकती है। स्टोरी टेलिंग की एक और पावर है कि आपको धुरंधर देखने में बहुत बड़ी नजर आती है। और प्रोपेगेंडा भी लोग बोलते हैं यार, प्रोपेगेंडा वो भी आराम से चुपके से डाल दे। बट एक्चुअली में चैप्टर 3 के बाद में इस फिल्म के अंदर मोस्ट ऑफ द सीन रिपीट होते हैं। जैसे 2 बार स्टेज पर रहमान की एंट्री, 2 बार एसपी असलम रहमान को उठा लेता है, 2 बार जमील अपनी डील करता है, 2 बार हमजा लाश लेकर हॉस्पिटल जाता है। एंड ये जो 2 बार सेम सिचुएशन यूज की गई है ना, इसे हम कैरेक्टर ग्रोथ के जरिए समझेंगे, जिसे हम इमेज सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जब रहमान स्टेज पर आता है तो अपनी एक सेपरेट पार्टी फॉर्मेशन की बात करता है, एंड दूसरी बार वो पार्टी फॉर्म कर लेता है। एनकाउंटर में पहले खुद हमजा उसे जंगल से बचाता है, एंड सेकंड टाइम वो खुद उसे जंगल में लेकर जाता है। और तो और फर्स्ट टाइम वो बेटे की लाश लेकर रहमान को बेवकूफ बनाता है एक्टिंग करके। छाती दबाओ, अरे बच्चे को गोली लगी है। यार ये परफॉर्मेंस तो भाई माय गॉड, बढ़िया परफॉर्मेंस। नारी को बेवकूफ बना रहा है सेम एक्टिंग करके। मदद चाहिए, रुक भाई, गाड़ी रोको, मदद चाहिए भाई, गाड़ी रोक। आपने दी फेयर फ्रॉम्स डंक्स इफेक्ट के बारे में सुना है? नहीं, ये कोई गलत, ये क्या, ये तो भाई अजब ही लग रहा है। स्पेलिंग नहीं है, इसका मीनिंग होता है एलियन। ये तो कुछ भी टाइप कर दो कीबोर्ड पे वो बन जाएगा। इफेक्ट या फिर डिस्टेंसिंग इफेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर बेल्टोल्ट ब्रेक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था अपने एपिक थिएटर में। इस थिएटर के अंदर सारे ही रूल भाई कहाँ से ढूंढ के ले रहा था, इसने ये बोला था, उसने वो इंट्रोड्यूस किया था, इसने भाई ये तो भाई उठाया हुआ लग रहा है कहीं से, ब्रेक किए कोई वीडियो। आपको पता है कहाँ से रेफरेंस है तो बताना। जाते हैं जैसे डायरेक्ट ऑडियंस से बात करना, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, प्ले कार्ड्स जो साइन इंट्रोड्यूस करते हैं आने वाला सीन या फिर आइडिया को। प्ले के बीच में कोई ना कोई गाना शुरू कर देगा जिसकी वजह से वो प्ले इंटरप्ट होता है। एंड यही सारे पॉइंट्स आपको धुरंधर में भी देखने को मिलते हैं। स्क्रीन पर इमेज या सबटाइटल्स का आना, कैरेक्टर का डायरेक्ट लेंस में देखकर बात करना, कहीं भी म्यूजिक का आ जाना। गाड़ी रोक। पर ये होता क्यों है, इसे आप इसी एपिक थिएटर के जरिए समझो। ब्रेक्ट चाहते थे ऑडियंस को स्टोरी में इमोशनली डूबने ना देना, बल्कि उन्हें कॉन्स्टेंटली याद दिलाना कि वो एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ताकि वो सोच सके, क्वेश्चन कर सके एंड क्रिटिकली एनालाइज कर सके। एंड मे बी आदित्य धर यही एलियनेशन इफेक्ट क्रिएट करना चाहते थे, स्पेशली स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि स्क्रीन पर ऐसा कुछ देखना मेरे लिए सरप्राइजिंग था। ये बिल्कुल भी फिल्म्स के अंदर कॉमन नहीं हो, और इन सबको देखना मुझे ऐसा फील दे रहा था कि ये फिल्म मुझे कह रही हो कि कीप योर डिस्टेंस, यू आर वॉचिंग अ फिल्म। स्पेशली स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जो कि काफी देखने में हैवी लगते हैं, ऐसा फील दे रहे थे कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। एंड इन्हीं की वजह से मैं फिल्म के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली हॉस्पिटल सीन आता है जब फिल्म मुझसे कहती है कि अंदर आ जाओ। जमील साहब की एंट्री, क्योंकि यहां से आदित्य धर ने ऑब्जेक्टिव शॉट से सब्जेक्टिव शॉट पर शिफ्ट किया था। पहले हम फिल्म को थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, जैसे कोई छुप के इन्हें देख रहा हो। ऐसे ही यहाँ कंपोजिशन एंड एंगल का यूज किया गया। अरे नहीं भाई सही बात है, कोई ऐसा छुप के कैमरा लगाया हुआ हो। बट इस सीन से हमें फर्स्ट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जो कि रहता है हमजा का। सब्जेक्टिव शॉट बेसिकली पीओवी शॉट होता है। इसे तब यूज किया जाता है जब कोई डायरेक्टर अपने कैरेक्टर के फीलिंग्स और इमोशंस को आप तक कन्वे करना चाहता हो,
कि वो क्या देख रहा है वही ऑडियंस भी देखे। जब हमजा इकबाल के यहाँ जाता है तो कैसे वो सारी चीजों को देख रहा होता है और उसी आंखों का पीओवी कैमरे को बना दिया जाता है और हमें वो सारी ही चीजें दिखाई जाती है। अब अगर आप सब्जेक्टिव शॉट समझ चुके हो तो हम आते हैं रेड स्क्रीन पर, क्योंकि वो एक बहुत ही एक्सीलेंट सीन है जो सीन ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पर शिफ्ट करता है और पूरे सिनेमा हॉल को साइलेंट कर देता है। तो आओ जरा हम आदित्य धर की मास्टरी समझते हैं। हाँ, उस पॉइंट तक जब तक वो 2611 का सीन नहीं आया था तब तक फिल्म चल रही थी, लेकिन उसके बाद इंगेज हो गई क्योंकि उसके बाद फिल्म का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि अच्छा इस फिल्म का अब 2 पार्ट यही चलेगा, रिवेंज, बदला। सीन की शुरुआत तो वो ऑब्जेक्टिव शॉट से करते हैं जिसमें हमें लोकेशन और कैरेक्टर बताए जाते हैं। एंड जैसे हमजा रूम के अंदर एंटर करने वाला होता है, शॉट शिफ्ट होता है सब्जेक्टिव पर। अब हम हमजा की आंखों से सब कुछ देखने वाले हैं। जो वो देखेगा अब हम भी वही देखेंगे, जो वो फील करेगा हम भी वही फील करेंगे, एंड जो वो सुनेगा वही डाइजेटिक साउंड हम सुनेंगे, भले फिर वो न्यूज चैनल हो, हार्ट बीट हो, इकबाल की वॉइस हो, गन फायर हो या फिर स्लोगन। यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी लिबरल लिप्टार्ड्स को कि भाई रियल फुटेज क्यों दिखा दी रियल फुटेज। लेकिन ये चीज कितनी अच्छी काम करी फिल्म के फेवर में, ये कौन समझा किसी को। इसे कहते हैं ग्रेट सीन बाय ग्रेट डायरेक्टर। और इसके बाद हमजा का सब्जेक्टिव शॉट खत्म हो जाता है और हम फिर से थर्ड पर्सपेक्टिव पर चले जाते हैं। हमजा कुछ प्लानिंग कर रहा है, क्या कर रहा है हमें नहीं बताया जाता, बट वो कुछ तो कर रहा होता है जो कि हम ऑब्जेक्टिव शॉट से देख रहे होते हैं। अब अगर कुछ लोगों को लगता है कि 26/11 से लेकर क्लाइमैक्स तक फिल्म थोड़ी सी स्लो हो जाती है तो उसके पीछे का रीजन भी ऑब्जेक्टिव शॉट ही है। एंड क्लाइमैक्स में फिर से सब्जेक्टिव शॉट आ जाता है, बट इस बार वो हमजा का नहीं होता है बल्कि रहमान डकैत का होता है। अब कैमरा रहमान डकैत का पीओवी बन चुका है, जो वो देख रहा है हम भी वही देख रहे होते हैं। एंड इवन रहमान और हम में सिर्फ 2 मिनट का डिस्टेंस होता है ये पता चलने में कि हमजा ने एसपी असलम से हाथ मिला लिया है। एंड इसी सब्जेक्टिव शॉट की वजह से हम चेयर भी कर रहे होते हैं रहमान के लिए और हम चाहते भी हैं कि वो मारा जाए। इस सब्जेक्टिव शॉट के बाद में हमें एक और कैमरा एंगल है जो रिपीटेडली देखने को मिलता है, क्लोजअप प्लस स्लो मोशन। The angles which they're being shot, like just a wide top angle on Akshay Khanna's face from here and he looks up, there's a kind of a strange, very subtle sense of distortion, but it adds to the effect of what the director wants you to feel about it. Many characters also, but the camera work was designed very much for constantly telling the audience which they're not hearing. एंड इस टाइप के क्लोजअप को मोटिव की तरह यूज किया गया है बार बार। कहीं कहीं तो हमें ओपनिंग सीन ही क्लोजअप से देखने को मिलता है। ओपनिंग सीन से मेरा मतलब है कि जैसे राजा मौली जब अपने फिल्म के सीन की ओपनिंग करते हैं तो सबसे पहले वो आपको लोकेशन दिखाते हैं, उसके बाद में कैरेक्टर्स दिखाते हैं, एंड जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है वो क्लोजअप पर शिफ्ट करते हैं। अब सेम स्टाइल आदित्य धर भी यूज करते हैं बट रिवर्स में। पहले वो आपको क्लोजअप दिखाएंगे, उसके बाद में कैरेक्टर्स, एंड देन आपको लोकेशन रिवील करेंगे कि सीन कहाँ पे सेट है। अब ये बेवजह नहीं होता बल्कि टेंशन के अकॉर्डिंग ये एडिट होता है। क्लोजअप तो भाई इतने मारे हैं कैरेक्टर्स के अंदर, झांक के देखते हम, झांक के कि भाई अंदर से कोई बंदा कैसा है। जब कोई अच्छा अपना असली रंग दिखाता है ना, जैसे जमाल ने तब दिखाया था जब रणवीर सिंह से डील करता है रहमान डकैत को मारने की, तब उसका क्लोजअप आता है, वो बोलता है वो लियारी का किंग है, किंग ऑफ लियारी, असली किंग जमाली है, जमील जमाली। अगर टेंशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ओपनिंग क्लोजअप से होती है, और जब जब फिल्म में टेंशन बढ़ती है क्लोजअप आपको रैपिडली देखने को मिलते हैं। एंड ये हो गया क्लोजअप को यूज करने का एक रीजन। दूसरा आता है फेशियल एक्सप्रेशन। The human face, I think it's a most fascinating landscape. There's so much that can happen. As a cinematographer, you should only concentrate on, on extracting the truth of that performance, because that's the only thing that will work. यहाँ अगर क्लोजअप नहीं होता तो क्या हम हमजा के बहते हुए उस पसीने को देख पाते? क्या हम उसके फियर को महसूस कर पाते? नहीं, क्योंकि हर डीओपी क्लोजअप का यूज ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर करने के लिए करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इस क्लोजअप में आपको स्मोकिंग भी काफी देखने को मिलती है। आई अंडरस्टैंड कि एक साइलेंट फेस को कैप्चर करना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, इसीलिए उन्हें सिगरेट दे दी जाती है। ये मैं लॉजिक पहले लगाता अगर इस फिल्म का कनेक्शन इनग्लोरियस बास्टर्ड से नहीं होता तो, क्योंकि इनग्लोरियस बास्टर्ड के अंदर
स्मोकिंग एक सिंबलिज्म है एंड सेम सिंबलिज्म कहीं ना कहीं आपको धुरंधर में भी देखने को मिलता है। जब रहमान डकैत बाबू डकैत को मारने के लिए जाता है तो उसकी बीवी उसको सिगरेट जला कर देती है। हमजा जब अपना स्क्रीन पर पहला किल कर रहा होता है तब वो भी सिगरेट जला। अरे हाँ यार, ये कंट्रोवर्सी भी तो थी कि तुम सिख कैरेक्टर को सिगरेट पीते हुए कैसे दिखा रहे हो। हाँ, ये कंट्रोवर्सी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बन रही है धीरे धीरे। कुछ भी लोग सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि कैरेक्टर हैं वो जो कर रहे हैं वो स्पाई है पहली बात, तो उसे वो चीज़ें करनी पड़ेगी। वो सच में थोड़ी करेगा, वो चीज़ें करनी पड़ेगी, तो वो बात भी है। इनका और बोलता भी है कि वो नहीं पीता पहले जब फिल्म में इनिशियली होता है, लेकिन ढल जाता है वे कैरेक्टर के साथ अपना। काउंटर से पहले हर बार एसपी असलम सिगरेट पी रहा होता। इन सिगरेट्स को हम इग्नोर भी कर देते, बट फिर हमें ये सीन देखने को मिलता है। हाँ मैं नहीं पीता। अरे इसी सीन की बात कर रहा था मैं कि भाई पहले वो सिख है, वो जसकीरत सिंह रंगी है, वो लोग नहीं पीते सिगरेट, तो वो भी नहीं पीता। तीले इतना जिंदा रह के क्या करेगा हमजा, ये सीन एक्चुअली में कहीं ना कहीं ये बात बताने की कोशिश करता है कि उजैर चाहता है कि हमजा हमारी तरह बन जाए। स्टार्टिंग में हमजा मना भी करता है, बट धीरे धीरे हमजा को आदत सी हो जाती है। अब ये लॉजिक मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इनग्लोरियस बास्टर्ड के अंदर जो हांस लैंडा का कैरेक्टर होता है वो बेसिकली स्मोक नहीं करता है, बट जब भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तब वो पाइप या फिर सिगरेट जलाता है, क्योंकि वहां स्मोक का सिंबलिज्म है इंट्रोगेशन से, एंड वही स्मोक का कनेक्शन यहाँ आपको क्राइम, मर्डर एंड बिट्रेयल से देखने को मिलता है। अब ये जो सिगरेट का सिंबलिज्म है ये इनडायरेक्ट है, जैसे डायरेक्टर ही कंफर्म कर सकता है, बट एक डायरेक्ट सिंबलिज्म आता है रेड स्क्रीन, जो एक्चुअली में रिवेंज का कलर होता है। क्योंकि जब हमजा डिसाइड करता है कि मैं उन सारे ही लोगों को मार दूंगा जिन्होंने मुंबई अटैक किया था, तब यही स्टोरी थी मेन धुरंधर की। पहले तो हमें सेटअप दिखाया जाता है कि भाई पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग चल रही है, पहले ये कैरेक्टर यहाँ पे से ही, वो कैरेक्टर वहाँ है, सबको प्लेस कर दिया, फिर हमें एक बैकग्राउंड भी दिखा दिया रहमान डकैत का। जब ये तब मूवी स्टार्ट होती है धुरंधर, इसलिए उतनी मूवी लंबी मूवी है, बहुत लंबी मूवी है। उसके घर के जस्ट बाहर से वो विंडो में देख रहा होता है कि एक बोट चेंज हो रहा है, जिस बोट से रिफ्लेक्ट होकर रूम के अंदर रेड कलर की लाइट आती है, और इसी के फोरग्राउंड में बैठकर वो उन सब के नाम लिखता है। डू यू रिमेम्बर, ये रेड कलर सुशाना की ड्रेस का भी होता है जब वो फाइनली अपना रिवेंज लेती है, एंड यही रिवेंज वाला प्लॉट आपको धुरंधर 1 और 2 में देखने को मिलेगा। संभाल लेगा। When I saw Inglourious Basterds, and in the theater scene when Hitler was suddenly shot with the machine gun, I thought, wow, this is really wow. I mean, we know Hitler didn't die that way, but it's fiction. You know, it's a fictional movie, and you can take liberties. अच्छा, ये लॉजिक नहीं सोचते तब जब क्विंटन टैरेंटिनो को क्रिटिसाइज नहीं करते कि भाई उन्होंने ये सब दिखा दिया और आदित्य धर कर दे तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ, एंड धुरंधर का सिर्फ इतना ही कनेक्शन नहीं है, बल्कि जैसे टैरेंटिनो अपनी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स को चैप्टर में डिवाइड करता है, जस्ट लाइक अ बुक, सेम वैसे ही आदित्य धर अपनी राइटिंग को चैप्टर में डिवाइड करता है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 या फिर धुरंधर, इन्हें इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जब वो चैप्टर्स आते हैं तो एंड में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री होती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ऑडियंस चौंक जाती है। फिर चैप्टर लिखा आता है तो अब पता चलता है कि भाई अब ये होने वाला है, इसको डिकोड करना है, ये कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलता रहता है। एपिसोडिक नैरेटिव का, एंड धुरंधर फिल्म 3 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है, बल्कि उसका हर एक चैप्टर 3 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। उसका सेट वो फॉलो नहीं करती, वो हर चैप्टर करता है, मतलब नेक्स्ट, मतलब कि सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट, पे ऑफ, सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट, पे ऑफ, अलग तो है भाई। सेटअप होता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसका रिजॉल्व भी होता है। एंड अब ये जो 8 चैप्टर्स है, इन सब का अपना एक मीनिंग है फिल्म के अंदर, एंड ये जो 8 चैप्टर्स है ये परफेक्टली फिट बैठते हैं डैन हार्मन स्टोरी सर्कल में। Story Circle is my attempt to remove all of the hard and repeated work from the task of breaking a story. We do an 8-step story process here. I call it an embryo. डैन हार्मन, राइटर ऑफ रिक एंड मोर्टी, उन्होंने 8 स्टेप्स बताई है आपके प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ के लिए, जिन 8 स्टेप्स को क्रिस्टोफर नॉलन भी यूज करते हैं डार्क नाइट फिल्म के अंदर। फर्स्ट स्टेप यू, जहां आपका प्रोटैगनिस्ट एस्टैब्लिश होता है। सेकंड स्टेप प्रोटैगनिस्ट की नीड बताना। रहमान डकैत के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा, इंतजार करना पड़ सकता है।
लंबा इंतजार। थर्ड, गो, रहमान की गैंग में जाना। इसके बाद में हमारे प्रोटैगनिस्ट की दुनिया बदलती है, वो एक नए वर्ल्ड में एंटर करता है। फोर्थ स्टेप आती है सर्च। अब हमारा हीरो अपने एंड से कोशिश करता है उस नीड को फुलफिल करने की। भाई मैं सोच रहा था कि सियासत में बड़ा कारनामा करना हो तो ऐसे दौलतमंदों से दोस्ती बनाई रखनी चाहिए। एंड फिफ्थ स्टेप, फाइंड, जिस चैप्टर के अंदर हमारे प्रोटैगनिस्ट की वो नीड पूरी हो जाती है, जो वो चाहता था उसे वो मिल जाता है। जैसे फाइनली रहमान डकैत उस पर भरोसा कर लेता है। बट इसके बाद वाली स्टेप में प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इस स्टेप का नाम है टेक, पेइंग द प्राइस। चिंगारी लगाकर तुझे ये लगा तूने आग पर काबू पा लिया, ये गलत फहमी मत पाल। यहाँ बारूद का संजय दत्त ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन संजय दत्त पता नहीं क्या ही है, कभी वो हाउसफुल 5 से फिर थोड़ा डाउन गए, अब धुरंधर आई, धुरंधर 2, 2 मूवीज एक साथ आई, अंदर जाता ग्राफ ऊपर हो गया, मतलब फिल्मोग्राफी का कि भाई बढ़िया फिल्म दो। अब कीड़ी फिल्म आ रही है उनकी, वो भी मार्टिन के हीरो के साथ, और उसका गाना कितना कंट्रोवर्शियल गाना है, कितना वो वल्गर गाना है, बता भी नहीं सकते। मतलब संजय दत्त सिर्फ पैसे 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 पे दुनिया चलती है। ढेर बैठा है तुझ जैसों को राख करने के लिए। रहमान को बचाने के बाद में वो प्राइज देता है खुद के देश पर अटैक 26/11। अब ये हमारी कहानी का एक मेन पॉइंट है, क्योंकि इसी इवेंट के बाद में हमारे कैरेक्टर के अंदर एक चेंज आना शुरू हुआ एंड इसी एक्ट के बाद में शुरू होते हैं लास्ट की 2 स्टेप्स, रिटर्न एंड चेंज। यहाँ हमजा की नीड तो पूरी हो जाती है, बट उसे समझ में आता है कि रहमान डकैत को मरना होगा। क्यों मरना होगा? क्योंकि यही है वो जो मेजर इकबाल को वेपन सप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले वो रहमान को मारता है और हाँ, ये भी तो है कि क्या हमजा वेपन सप्लाई करेगा इकबाल को? क्वेश्चन के बाद आता है चेंज, जिसका एक्चुअली में टाइटल है मास्टर ऑफ बोथ वर्ल्ड, क्योंकि वो रहमान डकैत को मार भी देता है और उजैर के सामने सेवियर भी बन जाता है, क्योंकि अब डोंगा और सियाही भी मारे जा चुके हैं। तो अब जो है इस स्टूडियो बंडर का लोगो आपको भी दिख रहा है क्या? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? वो उजैर और हमजा ही है, और उजैर को मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो ये थी डैन हार्मन की स्टोरी सर्कल, जिसमें परफेक्टली फिट सिर्फ धुरंधर ही नहीं, बहुत सारी फिल्में भी होती है, जिसमें से एक पुष्पा भी है। और ये था मेरा इतना बड़ा वीडियो आदित्य धर के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद हाँ भाई, पसंद आया आपका वीडियो, आपने बढ़िया एनालिसिस किया भाई, ये चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बोल रहा हूँ यार, मज़ा आया वीडियो में, एनालिसिस एकदम टॉप नॉच था भाई। मतलब कहाँ से ढूंढ के लाया जर्मन प्लेराइट को और उसको लगा दिया धुरंधर जैसी मूवी पे। मतलब रिसर्च तगड़ी, बढ़िया तगड़ी। और इससे एकदम रिवीजन भी हो गया कि भाई ये सारी चीज़ें धुरंधर पे, तो अब ज़्यादा फोकस आएगा धुरंधर पार्ट 2 में, कल जो मैं देखूंगा 5 बजे, और मज़ा आएगा। तो this is all for today. See you in the next one. Like, share, subscribe to Scoop Studios for more videos like this.